अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये सीन क्यों रखा, लेकिन ये वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिक सिलेक्शन था पूरे सिनेमा हिस्ट्री में। दिस सॉन्ग इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम 1945 में लिखा गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के टाइम। एक सोल्जर के पर्सपेक्टिव से जो कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अपनी फैमिली के पास वापस लौटा है और अपनी खुशहाल लाइफ जीता है। और आयरनी देखिए, स्टीव रॉजर्स भी वॉर के लिए गए थे, पहले हाइड्रा के खिलाफ लड़ने के लिए, फिर लोकी की आर्मी, फिर हाइड्रा के खिलाफ अगेन, फिर अल्ट्रॉन, फिर थानोस के खिलाफ और फिर थानोस के खिलाफ अगेन। और फाइनली उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी जगह यहाँ नहीं तो बल्कि 1940s में है, जहाँ वो असल में बिलोंग करते हैं। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा मार्वल की इतने ग्रेट म्यूज़िक सिलेक्शन के लिए। एक सोल्जर जो वॉर के लिए जाता है अपनी पूरी ज़िंदगी और फाइनली घर लौट आता है अपनी बीबी के पास, जिससे वो बहुत समय बाद मिलता है। तो हे गाइस, मेरा नाम है वैभव, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वैभव एक्सप्लेन में। और ये मेरी हाफ सेंचुरी है, यानी कि ये मेरे आज 50वीं वीडियो है। और आज मैं बात करूंगा कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की एंटायर जर्नी पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, कि कैसे एक ब्रुकलिन का रहने वाला छोटा सा बच्चा बना वर्दियस ह्यूमन बीइंग जो कि एक म्यूलनियर को उठा सका। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई। हमने स्टीव रॉजर्स को लगभग 9 MCU मूवीज में देखा है, फ्रॉम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर टू द एवेंजर्स एंड गेम। हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि वो कितने महान है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो कि उनके खुशी के पीछे का दर्द समझ पाए, क्योंकि वो हमेशा ही घर लौटना चाहते थे और यही उनका सपना था। क्योंकि हम एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखते ही है, उनका सपना था कि वॉर खत्म हो जाए और वो पेगी के पास वापस घर लौट जाए। और यही हुआ, क्योंकि नो मैटर उन्होंने अपने ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं किया, इतनी सारी लड़ाइयाँ, स्पेस ट्रैवल और इवन टाइम ट्रैवल, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वादा रखा और फाइनली पेगी के साथ डांस कर ही लिया। और इसके बारे में मैं जैसे ही सोचता हूँ, मेरे मन में ये बात हमेशा ही आती है, और ये बात आज मैं सारे मार्वल फैंस को बताना चाहूँगा। क्योंकि कई सारे फैंस सोच रहे हैं कि स्टीव रॉजर्स को सैक्रिफाइस करना चाहिए था अपने आप को टोनी स्टार्क के बजाय, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा कि स्टीव एक सोल्जर था, और एक सोल्जर का सबसे बड़ा क्लोजर वही होता है कि जब वो वॉर में लड़ाई करता है और फाइनली अपने घर वापस आ जाता है और उन लोगों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताता है जिनसे वो प्यार करता है। और यही हुआ, स्टीव रॉजर्स ने अपनी पूरी जिंदगी में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वो फाइनली अपने घर पहुंच गया और उसी के साथ रहने लगा जिससे वो प्यार करता है। सो इट्स ओके कि अगर हम स्टीव रॉजर्स को वापस कभी ना देखें, लेकिन हे, स्टीव रॉजर्स ने पूरे ज़िंदगी लड़ाई की और आखिर में उन्हें वही मिला जो वो डिज़र्व करते हैं। सो एक अच्छे मार्वल फैन बनिए और प्लीज़ सैम पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो होगा और है एक अच्छा कैप्टन अमेरिका। मुझे पता है कोई भी स्टीव रॉजर्स की जगह नहीं ले पाएगा, और स्टीव ग्रेटेस्ट फाइटर थे पूरे MCU में, लेकिन अब स्टीव रॉजर्स को एक अच्छा खासा क्लोजर मिल चुका है, तो अब हमें भी टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए और न्यू सुपर हीरोज को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि मार्वल हमें हर सीरीज में देगा। सो अब फाइनली बात करते हैं कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स की पूरी जर्नी की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। स्टीव रॉजर्स का जन्म ब्रुकलिन में जुलाई 4, 1918 में हुआ। वो एक काफ़ी कमज़ोर बच्चा था जिससे कि बहुत सारे डिजीजेस थे, जैसे कि अस्थमा, स्कारलेट फीवर, रियोमेटिक फीवर, हार्ट पैल्पिटेशन, नर्वस ट्रबल एटसेट्रा। लेकिन उनकी अच्छाई ही वो कारण बनी जिसके वजह से वो वर्दी हुए सीरम लेने के लिए, क्योंकि वो बीमार थे और उन्हें बहुत सारे डिसीजेस थे, लेकिन वो आर्मी के लिए भर्ती देते रहे, जो कि हमें बताता है कि उन्हें हमेशा ही आर्मी में जाना था और देश के लिए कुछ कर दिखाना था। उन्हें बहुत बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर अब्राहम इस्गन ने पहचान लिया कि ये सही आदमी है उनके काम के लिए। और आप जानते ही है कि आगे क्या हुआ, दुनिया को मिला द ग्रेट कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स। अब अपने बेस्ट फ्रेंड बक्की को बचाने के लिए स्टीव रॉजर्स अकेले ही वॉर पर चले जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन फिर रेड स्कल को हराने के बाद वह अपने आप को कुर्बान कर देते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, और फिर वो 70 साल के लिए नींद में चले जाते हैं। और फिर आता है द ग्रेटेस्ट एज ऑफ सुपर हीरो, क्योंकि अब दुनिया को पता चल गया था कि यहाँ एक आयरन मैन, यहाँ एक हल्क और एक थॉर भी है, और अब उनके साथ एक कैप्टन अमेरिका भी जुड़ चुका था। और फिर आता है लोकी का 2012 वाला न्यूयॉर्क अटैक। और फिर दुनिया में ऐसा पहली बार होता है कि एक ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज एक ही फिल्म में आते हैं और एक ही विलन का सामना करते हैं, और यहाँ एक अच्छे सोल्जर की तरह लोकी के आर्मी के साथ लड़ाई करते हैं। और फिर जैसे कि हम सब जानते कि आयरन मैन हमेशा ही सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहता था,
और फिर ऐसे ही ड्यू टू आयरन मैन्स विल टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ और फिर एवेंजर्स ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली। लेकिन अब पता चलता है कि हाइड्रा अभी ख़त्म नहीं हुई, तो बल्कि वो शील्ड के अंदर ही चोरी छुपे काम कर रहे हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि स्टीव का मेन मोटो है देश के लिए लड़ना और नाज़िस के खिलाफ लड़ना। और तभी शुरू होता है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर वाले इवेंट, जब कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के टेररिस्ट अटैक से दुनिया को बचाने के लिए लग जाते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनका दोस्त बकी भी जिंदा है, जिसे कि हाइड्रा ने एक सुपर सोल्जर बना के कैद करके रखा था। और उन्हें सैडली ये भी पता चलता है उनका लव पेगी भी अभी जिंदा है। और फिर जैसे तैसे कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के टेररिस्ट अटैक से दुनिया को बचा लेते हैं, जिसमें कि उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड बकी का भी सामना करना पड़ता है। और फिर उसी बीच उनकी मुलाकात होती है सैम यानी कि फाल्कन से। फिर एक बार एवेंजर्स असेंबल होते हैं अल्ट्रॉन के खिलाफ, जिसे कि टोनी और ब्रूस ने गलती से बना लिया था। और फिर स्टीव ने अपनी सोल्जर वाली स्किल्स से अल्ट्रॉन का सामना किया और यही से शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। और अब शुरू होता है स्टीव रॉजर्स का सबसे बुरा फेस, जिसमें कि विलन जीमो एक पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है, जिसमें कि किंग टचाका मारे जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और इन सब का ब्लेम आ जाता है कैप्टन अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड बकी पर। और अब कैप्टन अमेरिका उनके बेस्ट बडी को बचाने के लिए एवेंजर्स और पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाते हैं। और फिर शुरू होती है द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो असेंबल फाइट, टीम कैप्टन अमेरिका वर्सेस टीम आयरन मैन। और अपने दोस्त को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका पूरी दुनिया के सामने एक विलन बन जाता है, क्योंकि उनको पता था कि उनका दोस्त बेकसूर है। और अपने दोस्त को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। एक है कैप्टन अमेरिका और बकी की फ्रेंडशिप, और यहाँ मेरे दोस्त छी। अब कैप्टन अमेरिका एक क्रिमिनल बन चुके थे, जो कि पूरी दुनिया और गवर्नमेंट से छुप रहे थे। लेकिन फिर भी जब उन्हें पता चला कि बहुत बड़ा थ्रेट धरती पर आ रहा है, तो वो फिर एक बार टीम अप होते हैं एवेंजर्स के साथ। और फिर शुरू होती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, द ग्रेट वकांडा वॉर, जाके उन्हें विजन को बचाना है और थानोस को स्नैप करने से रोकना है, जिसकी वजह से पूरे ब्रह्मांड की आधी पॉपुलेशन नष्ट हो सकती है। और फिर एवेंजर्स के बीच पड़ी हुई दरार की वजह से एवेंजर्स हार जाते हैं। और फिर इस हार के 5 साल तक कैप्टन अमेरिका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। और फिर आता है ग्रैंड फिनाले दी एवेंजर्स एंड गेम, जहाँ एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते, स्टोन्स वापस ले आते और फिर थानोस के आर्मी के सामने लड़ते। और फिर आता है द ग्रेटेस्ट कैप्टन अमेरिका मूवमेंट। किसने सोचा था कि एक छोटा सा ब्रुकलिन का रहने वाला बच्चा इतने सारे डिसीजेस के बाद भी वर्दी मैन बनेगा, जो कि मिलनर को उठा पाएगा। और फिर वो ऑलमोस्ट थानोस को बहुत बड़ी टक्कर देते और ऑलमोस्ट उसे हरा भी देते। लेकिन फिर टोनी स्टार्क की ग्रेट सैक्रिफाइस की वजह से एवेंजर्स जीत जाते और यही समाप्त होती है कैप्टन अमेरिका की लेगेसी, 11 साल की जर्नी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और 100 साल से भी ज़्यादा की कैप्टन अमेरिका लेगेसी। और फिर फाइनली ह्यूमैनिटी के लिए लड़ने के बाद कैप्टन अमेरिका एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।